टॉपिक यहाँ लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। आपको एक टॉपिक लिखना है, इलेक्ट्रोड विभव को, ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए है, ठीक है। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कारकों, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक 4। तो इसमें हो गया इलेक्ट्रोड की प्रकृति। तो चूंकि अलग अलग इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है, अलग अलग। आयनों की सांद्रता, यानी विलयन में जो आयन रहेगा उसके सांद्रता पर भी निर्भर करेगा और ताप पर भी। और कुछ केस में हमारा गैसीय इलेक्ट्रोड भी होता है, तो अगर गैसीय इलेक्ट्रोड है तो उस गैस का दाब भी इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करेगा। और कैसे प्रभावित करेगा आगे हमको पढ़ना भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव किन किन बातों पर निर्भर करती है, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। अब आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का जो टाइप्स है उसको विषय में पढ़ते हैं। तो लिखना है कि इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। तो जो इलेक्ट्रोड विभव है 2 प्रकार का है। एक है हमारा ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसको शॉर्टकट में हम ओपी कहेंगे। हो सकता है कि इस चैप्टर में आगे बात करते करते बात के दौरान हमारे मुंह से ओपी निकल जाए। तो ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर से नहीं है इस चैप्टर में, और ओपी का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से है। दूसरा है अवकरण या अपचयन विभव, रिडक्शन पोटेंशियल। और एक बात समझ लीजिए, आपको एक यहाँ पर कहते हैं कि गांठ पढ़ लीजिए कि ये एक ऐसा पॉइंट्स है जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो आपको समझना ही है, आप इससे इनऑर्गेनिक सॉल्व करेंगे। बहुत सारा सवाल आपको इससे सॉल्व करने को मिलेगा। तो इसलिए टॉपिक आपको बहुत ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग पहला पॉइंट पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। तो लिखिएगा, जब धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, जब धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को ऑक्सीकरण विभव कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आप ये देखो, जैसे कि यह कोई हमारा मेटल है, रड है, सॉलिड है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो अलग अलग मेटल का वैलेंसी अलग अलग होता है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ n इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर n प्लस होगा, 1 करेगा तो 1 प्लस होगा, 2 करेगा तो 2 प्लस होगा, 3 करेगा तो 3 प्लस होगा। अब यहाँ देखो चला ऑक्सीकरण में होता क्या है, जैसे कि रड है और यह इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब जितना इसके पास प्लस है उतना ही इसके पास माइनस है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो ऑक्सीकरण में होता क्या है कि मेटल जो है धनायन को बाहर निकाल देता है और इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पर क्या होता है, रह जाता है। यानी जो ये धन आवेश है, ये धन आवेश ये कहाँ चला जाता है, विलयन में। तो विलयन में चला गया तो अब देखो, तो यहाँ पर जो यह इलेक्ट्रोड है तो इस पर केवल क्या रह गया, माइनस, और विलयन में क्या रह गया, प्लस।
ये प्लस रह गया, इस पर क्या रह गया माइनस। तो चूंकि धनायन चला गया विलयन में और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ वो इलेक्ट्रोड कहाँ रह गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, इलेक्ट्रोड पर। तो इसीलिए विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, ऋण आवेशित। तो इसीलिए हम बताए थे कि विद्युत रासायनिक सेल में जो एनोड होता है वह ऋण आवेशित होता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित, इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रोड ऋण आवेशित होता है। ठीक है, चला अब देखो इसका परिभाषा को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं अपने तरह से, जितना भी तरह से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनेशन हमने क्या लिखा था कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयनों के बीच जो विभवांतर होता है, एक्चुअली यहाँ पर माइनस है प्लस है तो इसके बीच एक विभवांतर होगा। इसी विभवांतर को हम लोग क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोड विभव। तो इसको हम लोग क्या कहे हैं कि यहाँ पर जो विभवांतर है उसी को कह रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव। अभी कह रहा है कि अब उसको स्पेसिफाई कर दिया कि जब धातु को इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, तो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है तो उस समय इसके इलेक्ट्रोड और विलयन के आयन के बीच में विभवांतर होगा ना, तो उसको हम तो एक कॉमन रूप से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अब वह त्याग कर रहा है तो इसलिए उस इलेक्ट्रोड विभव को अब क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब धातु इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसके इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयनों के बीच जो विभवांतर होता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। नहीं, चाहे सिंपली कह सकते हैं वह इलेक्ट्रोड विभव जिस पर धातु इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। तो इसको लिखने का कई तरीके आपके हो सकते हैं। अब देखो विद्यार्थी, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन? माने कैसे इसको व्यक्त करेंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब हो गया व्यक्त करना। क्या करना, व्यक्त करना। अब देखो क्या करते हैं, तो ये हो गया E, माने इलेक्ट्रोड विभव का मान हो गया E मतलब हो गया इलेक्ट्रोड विभव। तो चूंकि अब यहाँ इलेक्ट्रोड विभव है, अब यहाँ समझना, अब यहाँ मेटल है M और उसके बाद हम लिख रहे हैं Mn+। ध्यान देना, तो ये जो हम देख कर क्या समझ, यहाँ कोई आवेश नहीं, तो जीरो है। आज जीरो से क्या हो रहा है, प्लस, यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, तो ये कौन सा ऑक्सीकरण विभव है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर इस तरह से कहीं दिया रहे कोई भी चीज तो आप क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो क्या समझेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे समझोगे, तो इस संकेत को देखकर तो तुम यहाँ कैसे समझ गए कि ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ कोई आवेश नहीं है तो जीरो है, यहाँ प्लस है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण हो रहा है। इस समय जो विभवांतर होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण विभव। आया समझ में? तो इसको नोट कर लो। अब नीचे स्टार मार्क्स बना के लिखिएगा, ऑक्सीकरण विभव का मान, ऑक्सीकरण विभव का मान धातु इलेक्ट्रोड का, ऑक्सीकरण विभव का मान धातु इलेक्ट्रोड का कॉमा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बताता है। बहुत बड़ी बात है। अगर हमको ऑक्सीकरण विभव मालूम हो तो हम ये बता सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, कम करेगा और कौन ज़्यादा करेगा। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में रहे कि ऑक्सीकरण विभव क्या बताता है। ऑक्सीकरण विभव धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बताता है। ठीक है, अब मान लीजिए नीचे स्टार मार्क्स बना के लिखिएगा, जिस धातु इलेक्ट्रोड का
जिस धातु इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक, जिस धातु इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव का मान अधिक होता है उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। और जिसका कम होता है उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम होता है। ठीक है। अब देखो तुम लोग एगो वैल्यू हम लिख रहे हैं, तो इस वैल्यू को ये मत सोचना अभी कहाँ से आया कैसे आएगा बताएंगे हम आगे। तो एक हम वैल्यू लिख रहे हैं देखो यहाँ पर, और ये लिख रहे हैं ई, और यहाँ नॉट लिख रहे हैं, तो ये भी हम बताएंगे नॉट आगे क्यों बताएं क्यों लिखते हैं। और ये हम लिख रहे हैं Zn, और ये लिख रहे हैं Zn2+। तो बोलो तो ये ऑक्सीकरण है कि नहीं। अब देखो ये नॉट काहे लिख रहे हैं, तो तुमको बताए हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मान धातु इलेक्ट्रोड के प्रकृति पर, आयनों के सांद्रता पर, ताप पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर जब भी किसी इलेक्ट्रोड का, ध्यान देना सब इधर, जब भी किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव बताते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं कि जिंक के विषय में तो बात ही कर रहे थे, प्रकृति की बात ही नहीं है। अब दो बात रह गई कि उसका आयन का सांद्रता क्या है और वहाँ पर ताप क्या है। क्योंकि आयन का सांद्रता बदल जाएगा तो ई का मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ताप भी बदल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है कि आयन का सांद्रता होता है 1 मोल पर लीटर, फिक्स कर दिया गया, और ताप जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है, वो हम लोग टेम्परेचर ले लेते हैं 298 केल्विन में, रूम टेम्परेचर क्या ले लिया गया, और यह हो गया सांद्रता 1 मोल पर लीटर। तो यह एक कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया। इसीलिए ये जो वैल्यू है नॉट, ये स्टैंडर्ड स्टेट में है। माने नॉट लिखने का मतलब उसका आयन का सांद्रता कितना होगा, 1 मोल पर लीटर, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और इस पर जिंक है, यानी यह एक स्टैंडर्ड स्टेट है। इस कंडीशन में इसका वैल्यू कभी ना बढ़ेगा और ना घटेगा। अब देखो ये जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू कौन सा है, तो ये वैल्यू हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। कौन सा वैल्यू है, और चूंकि स्टैंडर्ड अवस्था में है इसीलिए लिखते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो चूंकि यहाँ पर यही वैल्यू किताब में दिया गया है इसीलिए यहाँ नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नॉट। नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इतना समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू जो होता है विद्यार्थी +0.7, ठीक है, वोल्ट होता है। वोल्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, सही वोल्ट होता है। 1 मिनट देख लेते हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ पर वो वोल्ट में है आपका, ठीक है, वोल्ट। ये किसका है, जिंक। अगर मान लो चला हम ऐसे ही लिख दिए नॉट, नॉट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब सांद्रता उसके आयन का 1 मोल पर लीटर होगा और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। अब देखिए यहाँ कॉपर से हम लिख रहे हैं कॉपर 2+ आयन, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कि नहीं, बोलो ये क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। और बाबू इसका वैल्यू दिया है -0.34 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। अब देखो, अब यहाँ जिंक और कॉपर का दिया है। जिस समय हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा रहे थे तो उस समय हम कहे थे कि बेटा चिंता मत करो कि कौन देगा और कौन लेगा, ये हम आगे बताएंगे। तो अब हमारे पास जिंक और कॉपर है, तो ऑक्सीकरण विभव का मान किसका ज़्यादा है, जिंक का।
तो ऑक्सीकरण विभव का मान इसका ज्यादा है तो यह इलेक्ट्रॉन अधिक देगा, ठीक है। और कॉपर का ऑक्सीकरण विभव का मान कम है तो यह इलेक्ट्रॉन कम देगा। देखो जब दो इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें एक प्रवृत्ति उसकी अधिक होगी। जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन अधिक देगा तो लेगा कम, और कॉपर कम देगा तो अधिक लेगा। तो अब इसके आधार पर तुम बताओ कि जिंक को कह सकते हो कि नहीं कि एनोड का काम करेगा, और कॉपर। अब मैंने जो हम उस दिन बताए थे विद्युत रासायनिक सेल, और हम तुमको बताए थे कि बाबू आगे चलकर बताएंगे कि जिंक एनोड और कॉपर कैथोड का काम ही क्यों करता है, क्योंकि जिंक का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है तो वह इलेक्ट्रॉन देगा, और कॉपर का मानक ऑक्सीकरण विभव का मान कम है तो यह देगा नहीं लेगा। इसीलिए कॉपर हमारा किसका काम करेगा, कैथोड का। तो एक पॉइंट ही क्लियर हुआ। तो इस तरह से जिस भी इलेक्ट्रोड का, तो यहां पर क्या करेंगे, नहीं यहां पर क्या होगा कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान अधिक है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक, यही ना बात निकलेगा। और यहां पर क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान कम है तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम। इतना बात तुम निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। ऑक्सीकरण विभव का मान देखकर इतना बात तो सोच सकते हैं। तो एक बार कंक्लूड करो फिर से कि जिस भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा वह इलेक्ट्रॉन अधिक देगा, और जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा वह इलेक्ट्रॉन कम देगा, ठीक है। तो अगर हम आपसे कहते हैं ऑक्सीकरण विभव हमें क्या बताता है, तो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। तो जिस भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा वह अधिक इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसका कम होगा वह कम इलेक्ट्रॉन देगा। नोट कर लो, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, लेकिन वह दूसरे पदार्थ का अवकरण या अपचयन करता है, इसलिए वह अवकारक या अपचाय कहलाता है, ठीक है। तो नीचे स्टार मास बनाकर नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। यहां से सवाल बनेगा भैया, सवाल, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसका ऑक्सीकरण होता है, और वह दूसरे का अवकरण या अपचयन करता है। इसलिए उसे अवकारक या अपचायक कहते हैं। इसलिए उसे अवकारक या अपचायक कहते हैं। तो अब तुम बताओ ऑक्सीकरण विभव के मान पर हम आधार पर हम बता सकते हैं कौन सबल अपचायक है और कौन निर्बल अपचायक है। तो अब मान लो कि यहां पर तुम्हारे पास क्या है, ऑक्सीकरण विभव है। अच्छा, ऑक्सीकरण विभव को लिखने का तरीका यही है, हम लोग लिखे हैं क्या, ये ऐसे लिखा जाएगा, ई आई लिखेगा एम, यहां लिखेगा Mn+। तो अब देखो ये जो ऑक्सीकरण विभव है तो ये दो तरह का होगा, मान अधिक होगा और मान कम होगा।
तो यहां पर मान लीजिए उच्च ऑक्सीकरण विभव, उच्च ऑक्सीकरण विभव, ठीक है। अब बताओ चला, अब यहां पर हम क्या लिख दें, निम्न ऑक्सीकरण विभव, ठीक है विद्यार्थी, ऑक्सीकरण विभव। तो अब बताओ कि ऑक्सीकरण विभव हमको क्या बताता है चला, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बताता है, राइट। अगर मान लो उच्च ऑक्सीकरण विभव है तो बोलो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक, प्रवृत्ति अधिक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और अगर निम्न ऑक्सीकरण विभव है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति कम। अब देखो, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर चला हम कह सकते हैं कि यह जो है सबल अवकारक या अपचायक होगा, नहीं कि यह सबल अवकारक या अपचायक, अपचायक का कार्य करेगा, बोलो अपचायक का कार्य करेगा। और क्या कहेंगे इसको, यह निर्बल, यह निर्बल अवकारक, अवकारक या अपचायक का कार्य करेगा, कार्य करेगा। यानी जिस इलेक्ट्रोड का अवकरण विभव का मान ज्यादा होगा वह अपने से कम अवकरण विभव वाले को अवकृत कर देगा। जैसे वहां पर जिंक का ज्यादा था और कॉपर का कम था, तो जिंक कॉपर को इलेक्ट्रॉन देकर उसको क्या कर देगा, अवकृत कर देगा, नहीं अपचयित कर देगा। उसको हिंदी में कहेंगे और क्या कहेंगे, अपचयित या रिड्यूस कर देगा। मान लो इसका ज्यादा है तो ज्यादा देगा और दूसरे का कम है तो कम देगा, तो क्या करेगा, लेगा। तो जिंक का ज्यादा था, कॉपर का कम था, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को अवकृत कर देगा, उसका अवकरण करा देगा, यानी नहीं करा देगा, बोलो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्या कर देगा, अवकृत कर देगा। नहीं, तो हम कह सकते हैं कि जिस इलेक्ट्रोड का अवकरण विभव का मान अधिक होगा वह अपने से कम अवकरण विभव वाले इलेक्ट्रोड को अवकृत करा देगा, अपचयित कर देगा, चाहे अपचयन करा देगा कि नहीं करा देगा। तो मान लो क्या करेगा, 4 को वैल्यू दे देगा और कहेगा कि अपचयन गुणों के आधार पर इसको सजाएं। तो जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा होगा उसका अपचयन गुण क्या होगा, ज्यादा, और जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान कम होगा तो उसका अपचयन गुण क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे सवाल आपसे पूछेगा, 4 ठो दे देगा और कहेगा इसके अपचयन गुणों के बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करें, सजाएं। तो अगर हमको यह बात याद रहेगा कि हाँ भाई उच्च ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है, निम्न ऑक्सीकरण विभव का मतलब क्या होता है। देखिए लोग कुछ सोचते हैं, विद्यार्थी सोचते हैं कि हम यहाँ पढ़ा दिए, आपको समझ में आ गया, लेकिन घर पे जाकर जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, तो आपको क्या लगता है आसान बात है। आपको तो एक एक चीज बता दिया गया, भैया इसका काम क्या है, और एक जगह कौन कहे 5 जगह लिखा दिए लगभग, कि जब आप इसको भी खोलिएगा कि ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति बताता है। अगर उच्च मान है, उच्च ऑक्सीकरण विभव है तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति अधिक, और सबल अपचायक, और जिसका ऑक्सीकरण विभव का मान कम, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति कम, तो निर्बल अपचायक। ऐसा समझ में, तो नोट कर लीजिए। एक केवल ऑक्सीकरण विभव तुमको कम चीज बताया, अगर इस सबल अपचायक है, अकारक है, तो निर्बल ऑक्सीकारक होगा। इसको जब इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति अधिक है तो लेने की प्रवृत्ति कम है, तो यह निर्बल ऑक्सीकारक होगा। अब देखो यहां पर अगर ये निर्बल अपचायक है
तो सबल ऑक्सीकारक होगा, क्योंकि अगर इसको इलेक्ट्रॉन देने का गुण कम है तो लेने का गुण ज्यादा है। देखिए यहां पर मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि आपको इसका मनन करना होगा, इसको दिमाग में क्या करना होगा, घुमाना होगा, तबे जाकर आप इसका सवाल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आइए दूसरा बी, जो दूसरा है बी वह है अवकरण विभव, अवकरण या अपचयन, अपचयन विभव, इसको कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल अवकरण या अपचयन विभव। तो बताओ इसका क्या परिभाषा होगा। जब धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को अवकरण विभव कहते हैं। देखो समझो, रटने की भी जरूरत नहीं। अवकरण मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, तो जब धातु इलेक्ट्रॉन ले रहा हो उस समय जो इलेक्ट्रोड विभव होगा यानी जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे, अवकरण विभव कहेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा जब धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, जब धातु इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो उसके इलेक्ट्रोड विभव को अवकरण या अपचयन विभव कहते हैं, अवकरण या अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, तो ये हमारा मेटल आयन है और यह इलेक्ट्रॉन लेगा तबे ना ये हमारा ये सॉलिड हो जाएगा, यही ना अवकरण है। तो यहां पर देखो क्या होता है, चला कि ये जो रॉड है हमारा इलेक्ट्रोड, इस पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इसमें क्या होता है कि जो धनायन होता है, धनायन वो जाता है इलेक्ट्रॉन वाला लेकर इस पर क्या होता है, जमा हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर आयन जो लेकर इसको जमा हो जाता है तो इसमें जो ऋणायन वाला आयन केवल बच जाता है। तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रोड पे तो हो जाता है धन आवेश और विलयन में तो ऋणायन है, क्या है, ऋणायन है। तो यहाँ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, धन आवेशी। तो यहाँ विलयन के सापेक्ष इलेक्ट्रोड धन आवेशित हो जाता है। अब यहां पर जो विभवांतर होता है उसी को अवकरण विभव कहते हैं या अपचयन विभव कहते हैं। तो इसीलिए लिखा है, इसको तुम कितना ही तरह से कह सकते हो। क्या कह सकते हो, जब धातु इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रोड और विलयन में जो आयन होता है उसके बीच जो विभवांतर होगा उसको अवकरण विभव कहेंगे। अब इसको अगर लिखना है बेटा तो इसको क्या लिखोगे, ई। अब देखो यहां पर कैसे लिखोगे, एम, ये हो जाएगा n प्लस, ये हो जाएगा m। तो ये आपका क्या हो गया, चला यही ना आपका रिडक्शन पोटेंशियल हो। देखो वहां पर आपसे कहने नहीं जाएगा जब सवाल देगा तब, मेरी बात समझो। इस रिप्रेजेंटेशन को देखकर यहाँ प्लस से क्या हो रहा है, 0, ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। अब उसके आधार पर बताओ, तुम जब पढ़ा है कि ऑक्सीकरण विभव इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति बताता है,
तो अवकरण या अपचयन विभव क्या बताएगा? आए तो यह हमको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बताएगा, और जिसका अवकरण विभव का मान अधिक होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगा, और जिसका अवकरण विभव का मान कम होगा उसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम होगा। ठीक है, अब सोचो कि दिमाग को काम करना है कितना एंगल पर? 360 पर। एक तरफ ऑक्सीकरण विभव पर तो दूसरा बात हो रहा है, अवकरण विभव पर दूसरा बात हो रहा है। तो इसको नोट करो, छोटा छोटा बात बताने के लिए टीचर की आवश्यकता है। अब लिखोगे नीचे स्टार मार्क्स बनाकर, मानक या अपचयन विभव का मान, मानक या अपचयन विभव का मान धातु इलेक्ट्रोड का मान कथी का लिखे हो? नहीं, मानक मत लिखो, किसी लिए लिखो, मानक काट दो। अभी मानक तो आया ही नहीं है, मानक तो बाद में आएगा, जस्ट इसके बाद। अवकरण या अपचयन विभव का मान धातु इलेक्ट्रोड का, कॉमा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताता, कहते त्याग कहेगा, तुरंत भूली भाली खेल गई लो 1 मिनट में। ये देखो ना, घर जात जात सब मिला जाई, फेटबर हो जाए थाली के। दिमाग में जगह ना चले वो सब मिक्स हो जाए, उल्टा बोलने लगी। तो सीधा अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, अवकरण अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन विभव है वो अवकरण विभव। ठीक है, अब देखो यहां पर अवकरण या अपचयन विभव, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं चला रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखते हैं? आरपी। अब यह क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताता है, लिखते हैं बताता है। अब सोचो कि यह वैल्यू देखकर हम बता सकते हैं कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन कम लेगा। तो अब यहां पर देखो क्या है, अगर यहां पर क्या हो जाए, उच्च रिडक्शन पोटेंशियल हो जाए, या हो जाए डिम्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो जाए। ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल उच्च है तब बोलो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। नहीं, ऑक्सीकारक, वह दूसरे का ऑक्सीकरण करेगा ना, वह क्या कहेंगे? ऑक्सीकारक। यानी जिसका अवकरण विभव का मान अधिक होगा वह सबल ऑक्सीकारक का कार्य करेगा। नहीं तो क्या कहेंगे कि यह सबल ऑक्सीकारक। अच्छा, अपचायक के बारे में कहें तब चला निर्बल अपचायक या सबल ऑक्सीकारक या निर्बल अपचायक का काम करेगा। देखो, अगर एक सबल है तो दूसरा गुण निर्बल होगा, अगर ऑक्सीकारक गुण सबल है तो अपचायक गुण निर्बल होगा, अगर ऑक्सीकारक गुण निर्बल है तो अपचायक गुण सबल होगा। ठीक है, का कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर जब बात करेंगे तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम। अब देखो यार, अगर तुमको यहां से भी तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक तो देने की प्रवृत्ति कम, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम तो देने की प्रवृत्ति अधिक।
एक प्रवृत्ति अधिक होगा, अगर एक कम है तो दूसरा अधिक होगा। तो अब यह क्या करेगा, यह निर्बल ऑक्सीकारक, निर्बल ऑक्सीकारक का कार्य करता है, चेक करता है। ठीक, तो निर्बल ऑक्सीकारक है तो सबल अपचायक हो जाए, ये सबल ऑक्सीकारक है तो निर्बल अपचायक हो जाएगा। देखो दिमाग में सेट करो, जो लड़का सेट कर लेगा इस पॉइंट को उसी के साथ ही लॉन्ग टाइम रहेगा, नहीं तो ये घंटे घंटे बदलता रहेगा तुम्हारे दिमाग में। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इसलिए यहां पर हम हर बात लिख रहे हैं, किताब में कहीं नहीं लिखा हुआ है, हर बात क्लियर करके लिख रहे हैं कि अवकरण या चयन विभव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बताता है। अगर उच्च आरपी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक, अगर निम्न आरपी है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम। ठीक है, अगर अधिक है तो सबल ऑक्सीकारक, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीकारक। ठीक है, तो नोट करो। अब देखो, तो हम लोग इलेक्ट्रोड विभव दो प्रकार का हो गया, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण, और दोनों का क्या मतलब ये निकालें। लेकिन एक बात हम लोग पढ़ के आए हैं कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक में एक तो धातु इलेक्ट्रोड है, फिर उसकी आयन की सांद्रता है और ताप है। तो अब यहां पर चूंकि अगर सांद्रता बदल जाए तब इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल जाएगा, ताप बदल जाए तब इलेक्ट्रोड विभव का मान बदल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना इधर कि अगर हम किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव लिख रहे हैं, अब जब लिख रहे हैं तो ये पता थोड़े है कि हम किस टेम्परेचर पर मान के लिखे हैं और किस सांद्रता पर मान कर लिखे हैं। तो इसीलिए एक रूल बनाया गया। पहले तुम सोचना कि रूल क्यों जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव का मान आयनों के सांद्रता पर और ताप पर निर्भर करता है। तो अगर सांद्रता बदल जाएगा तभी इलेक्ट्रोड विभव का मान बदलेगा, ताप बदलेगा तभी इलेक्ट्रोड विभव का मान बदलेगा। इसीलिए कहा गया कि आज के बाद जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव बताया जाएगा तो उस समय उसका हम ताप नियत करेंगे, जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन और आयनों का सांद्रता 1 मोल पर लीटर में बताया जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब हमारे पास टर्म है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखो दो तीन चार पॉइंट आता है बच्चों के मन में कि इलेक्ट्रोड विभव तो था ही, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्यों जरूरत पड़ गई। अगर तुमसे कोई पूछे यही सवाल कि मानक इलेक्ट्रोड विभव की क्यों जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो अब लिखना है हमको मानक इलेक्ट्रोड विभव, कहेंगे इसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर इसको बेटा शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, SEP, SEP। ठीक है, तो अब यहां पर हमको बात को बताना है और आपके दिमाग में इन करा देना है, घुसा देना है। एक बात की चर्चा हमको जरूर यहां पर करनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान उसकी आयनों के सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। इसलिए जब किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और उसके आयनों की सांद्रता 1 मोल पर लीटर कर दी जाती है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं ये पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर हम 2 लाइन लिखाना चाहते हैं केवल आपके समझने के लिए, नोट्स पढ़ने के लिए, कि लिखेगा कि चूंकि किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान, चूंकि किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके आयनों की सांद्रता
उसके आयनों की सांद्रता और ताप पर निर्भर करता है। ताप पर निर्भर करता है। इसलिए एक निश्चित सांद्रता और निश्चित ताप पर इलेक्ट्रोड विभव का मान बताया जाता है। यह तो इसका बाउंड्री हो गया। बात समझे नहीं समझे? क्यों निश्चित सांद्रता और निश्चित ताप पर बताया जाता है, यह बाउंड्री हो गया। अब हम समझाएंगे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव का क्या परिभाषा होगा। लिखोगे, अब परिभाषा नीचे लिख लो और डैश दे दो ताकि समझ में आए कि हम परिभाषा लिख रहे हैं। जब किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान जब किसी धातु इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव का मान उसके आयनों का सांद्रता 1 मोल पर लीटर 1 मोल पर लीटर पर और ताप 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, ये रूम टेम्परेचर है। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर बताया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नीचे स्टार मार्क्स बनाकर लिखोगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव को देख चला, यहां पर ई यहां लिखते हैं नॉट, यहां ई नॉट या कहीं कहीं ई इन्फिनाइट भी लिखा रहता है, लेकिन नॉट का कन्वेंशन ज्यादा होता है। इसे ई नॉट से सूचित करते हैं। अगर खाली ई रहे तो अब इसका मतलब है कि सांद्रता बदल रहा है या ताप बदल रहा है या दोनों बदल रहा है। लेकिन अगर ई नॉट है तो इसका मतलब उसके आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर और ताप कितना है 298 केल्विन। आया समझ में? अब देखो एक बात अब तुमको बताते हैं, चला बहुत शानदार। जैसे कि मान लो ये लिखते हैं हम ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं प्लस 0.76 वोल्ट। तो तुम बताओ ये कौन सा वैल्यू है? यह जो वैल्यू कौन सा है? तो ये वैल्यू है मानक 0 से +2 और ऑक्सीकरण, मानक ऑक्सीकरण विभव है। ये मानक ऑक्सीकरण विभव है, यानी यह है चला स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अच्छा ये चीज लिखा नहीं रहेगा चला, ए बाबूजी राजा जी ये लिखल ना रही, ये लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो चूंकि नॉट है तो मानक है, स्टैंडर्ड है। और चूंकि ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका मतलब है कि यह जब लिखा गया है तो उस समय जो ताप है वह 298 केल्विन है और जो जिंक आयन का सांद्रता है
वह हमारा 1 मोल पर लीटर, कैपिटल एम से लिख दिए। ये बात समझ में आया नहीं समझ में आया? यानी ये वैल्यू देखकर आपके दिमाग में चला इतनी बातें आनी चाहिए, यह नहीं लिखेगा, ये डाटा नहीं लिखेगा। अगर मान लो हम ऐसा लिखते हैं, तो ये भी हमारा क्या है चला, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहां भी ताप 298 केल्विन है। कॉपर आयन की सांद्रता 1 मोल पर लीटर है। राइट, मजा आने वाला है। अब मान लो चला कि यहां हम लिखते हैं E0 और ये लिखते हैं चला Zn2 प्लस से Zn, तो अभी बोलो क्या लिखा हुआ है? तो ये नॉट स्टैंडर्ड है, तो ये हमारा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फुल फॉर्म लिखना जरूरी का हो जाएगा। और यहां ताप 298 केल्विन और जिंक आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर। और जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ये हो जाता है -0.76 वोल्ट। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, साइन बदल जाता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का एसआरपी या एसओपी का मान न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है, साइन क्या होता है? जैसे यहां प्लस में है तो वह माइनस में है। अब जैसे मान लो, तो तुम बताओ, हम इसके आधार पर तुम बताओ कि इसका क्या लिखेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? तो प्लस 0.34 वोल्ट। अब देखो, इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकलेगा, सेम निष्कर्ष इसके आधार पर भी निकलेगा। अगर यहां जिंक का एसओपी का मान ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, इसका कम है तो ये नहीं देगा, ये लेगा। तो जिंक एनोड का काम करेगा, कॉपर कैथोड का। अगर हम इस पर बात करें एसआरपी पर, तो यहां पर जिंक का एसआरपी का मान कम है, यानी इलेक्ट्रॉन कम लेगा तो देगा। एसआरपी का मान कॉपर का ज्यादा है तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति अधिक है, तो ये कैथोड का काम करेगा। और जिंक हमारा, तो आज के बाद हम लोग किसी भी इलेक्ट्रोड में कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा ये पता कर सकते हैं कि नहीं? तो हम वह एसओपी के मान पर भी पता कर सकते हैं और एसआरपी के मान पर भी पता कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। तो अब यहां पर एक लफड़ा हो रहा था कि एक बच्चा बात कर रहा था एसओपी पर, एक बच्चा बात कर रहा था एसआरपी पर। रिजल्ट सेम बोल रहा था, बात अलग अलग। रिजल्ट तो दोनों का, तो ये कहेगा कि भैया इसका एसओपी का मान ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो एनोड का काम करेगा। इसका एसओपी का मान कम है तो कम देगा, ज्यादा लेगा तो कैथोड का काम करेगा। और एक लड़का कह रहा था इसका एसआरपी का मान कम है तो ये कम लेगा, ज्यादा देगा। इसका एसआरपी का मान ज्यादा है तो ज्यादा लेगा, कम देगा, तो इसलिए कैथोड है, ये एनोड है। तो हुआ मार्कस के, रिजल्ट तो एक था। तो इसीलिए आईपेक ने एक झगड़ा को खत्म करने के लिए एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? कि आज के बाद जितना भी धातु इलेक्ट्रोड का सेल अवक्रिया लिखा जाएगा वह लिखा जाएगा रिडक्शन के टर्म में। किसके टर्म में? और जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान लिखा जाएगा वह स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। ताकि एक ही टर्म में रहेगा तो लोग एक ही टर्म में बात करेगा। एक कन्वेंशन लागू कर दिया गया कि आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रोड का जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव होगा, वह रिडक्शन के टर्म में होगा। इसीलिए वह उसको हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी किसी भी इलेक्ट्रोड का किसके रूप में व्यक्त किया गया? एसआरपी के टर्म में। एक कन्वेंशन मान लिया गया
कि आज के बाद किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में। इसीलिए पूरा बुक में तुम देखेगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि साइन अगर इस तरह से दिया हुआ है तो आपको समझना होगा अच्छा ये भैया ऑक्सीडेशन एसओपी है। अगर सवाल में ऐसा दिया है और दिमाग में आपको बैठा हुआ है कि एसआरपी में होना चाहिए तो कोई जरूरत नहीं, आप चेक कर लीजिए। अगर ये एसओपी में है तो साइन बदल कर किस में बदल दीजिए, एसआरपी में। वैल्यू तो सेम रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा, सेम, खाली साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ नहीं हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन आईपीएक ने मान लिया कि आज के बाद जो भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा वो किसके टर्म में होगा, रिडक्शन के टर्म में होगा, इसीलिए एसआरपी को ही माना जाएगा। तो 99% केस में एसआरपी ही दिया रहता है। लेकिन अगर 1% कंसेप्ट में आपको चेक करना चाहता है एग्जामिनर तो वैल्यू दे सकता है वो एसओपी के टर्म में। ठीक है, तो आप यहां तक समझे आज। अब देखो यहां पर एक मन में सवाल चल रहा होगा कि वैल्यू निकल कैसे गया। मन में सवाल चल रहा होगा कि वैल्यू निकला कैसे। तो ये वैल्यू निकालने का काम हम लोग कल करेंगे। बैठा जा, हम आ गए, 2 मिनट बैठिए ना। ठीक है, हाँ नहीं यहां पर 34 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना। और यही इस चैप्टर का की पॉइंट है। तो विद्यार्थी अगर आप लोग वीडियो को देखकर सीखना चाहते हैं और कल से क्लास में रहना चाहते हैं समझते हुए, तो आपसे नम्र निवेदन है कि पूरा वीडियो को भगा भगा कर खदेड़ कर मत देखिएगा। पूरा वीडियो आराम से देखिएगा, तब सीखिएगा चला। और अगर मेरे वीडियो पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, चूंकि ये वीडियो हम लोग पब्लिक कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी केओजा केमिस्ट्री इंस्टीट्यूट को ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट सेक्शन में जाए कमेंट करें, और कुछ और अच्छा लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नोट कर लीजिए।